ये जमीन मेरा है, यहां मेरा राज चलेगा। पूरे गांव वाले सुन लो, इस गांव के जमीन पर मेरा राज चलेगा। अगर कोई बोला तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी ली तो विधायक को मिनट में पता चल जाएगा कि डीएम आ रही हैं और फिर वह सब कुछ साफ कर देगा। मुझे असली शिवपुर देखना है। अनन्या ने अपना सरकारी सूट उतारा। उन्होंने एक बिल्कुल साधारण हल्का हरे रंग का सूती सलवार सूट पहना। चेहरे पर हल्का सा पाउडर, आंखों में काजल और गले में एक पतली सी चेन। उन्होंने अपने बाल बांध लिए। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें सिर्फ पानी की बोतल, कुछ पैसे और उनका प्राइवेट फोन था। वही एक साधारण सी लोकल बस में बैठी। बस में बैठी गांव की औरतें उन्हें देखकर समझ गई कि वह शहर की हैं, पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। डीएम को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। वह पहली बार अपनी पहचान के बिना बाहर जा रही थी। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उनके अंदर एक जिद थी। मैं डीएम हूं और मेरा काम है लोगों को न्याय दिलाना। बस शिवपुर गांव के पास रुकी। डीएम उतरी। धूल भरा रास्ता, छोटे छोटे घर और दूर दूर तक खेतों का सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे हवा में भी डर घुला हुआ है। लोग उन्हें घूर रहे थे। अनजान औरत अकेली इस गांव में। डीएम। अनन्या एक चाय की छोटी सी दुकान पर गई। भैया एक चाय देना और थोड़ा पानी। चाय वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी डरते डरते उन्हें चाय देने आया। उसने फुसफुसा कर पूछा, आप नई लग रही हैं, कहां से आई हैं? डीएम ने नकली मुस्कान के साथ कहा, जी, मैं पास के शहर से आई हूं। मेरी मौसी यहां रहती थी, उनसे मिलने आई थी, पर घर नहीं मिल रहा। चाय वाला घबरा गया। कौन? मौसी कहां रहती थी? जल्दी बताओ और अपना काम करके जल्दी निकलो यहां से। डीएम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? चाय वाला चारों तरफ देखा जैसे दीवारों के भी कान हो। मैडम जी, आप शहर की लगती हैं और शरीफ लगती हैं। मेरी मानो यहां से जल्दी निकल जाओ। ये गांव अच्छा नहीं है। यहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, भनवर सिंह का कानून। वह किसी भी नई लड़की को उठा ले जाता है। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने, जो चुपचाप हुक्का पी रहा था, उन्हें देखा। वह कुछ बोले नहीं, बस अपनी उंगली से हवा में एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची। इसका मतलब था यहां सब कुछ सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और। डीएम ने यह इशारा समझ लिया। गांव वाले अपनी जान के डर से खुलकर बात नहीं करेंगे। यह मामला इतना गहरा है कि डर उनके दिल में बैठ गया है। डीएम ने चाय का पैसा दिया और आगे बढ़ गई। उनके दिल में अब गुस्सा भर गया था। इस आतंक को तो जड़ से मिटाना ही होगा, उन्होंने मन में ठान लिया। डीएम अनन्या धीरे धीरे गांव के बाजार की तरफ आई। वह बिल्कुल आम औरतों की तरह सब्जी के ठेले के पास रुकी और उस सब्जी वाले से पूछी, भैया, ये टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला बोला, 20 किलो दीदी। डीएम टमाटर चुनने लगी। तभी एक तेज आवाज आई, ओए ठेले वाले, मेरी तरफ देख। यह आवाज थी रवि सिंह की। वह एक सफेद स्कॉर्पियो से उतरा। उसके साथ 2 मोटे तगड़े गुंडे थे। ठेले वाला कांप गया। उसने जल्दी से रवि सिंह को नमस्ते किया। रवि ने ठेले पर रखे सबसे अच्छे आलू, प्याज और 2 किलो टमाटर उठाए और एक प्लास्टिक की थैली में भर दिए। ठेले वाला धीरे से बोला, बाबूजी पैसे। रवि सिंह रुका। उसने अपनी पट की जेब में हाथ डाला, पर पैसे निकाले नहीं, और सब्जी वाला से बोला, ओए, तू जानता नहीं है क्या मैं कौन हूं? पैसे किसके लिए? यह रवि सिंह का आर्डर है, उसने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ गया। ठेले वाला मायूस हो गया और वह जानता था कि पैसे नहीं मिलेंगे। वह चुपचाप आंसू पोंछने लगा। डीएम अनन्या द्विवेदी ने यह सब देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडा घातक निश्चय था। उनका डीएम वाला दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। डीएम ने आवाज लगाया, रुकिए। उसके तुरंत बाद रवि सिंह के कदम रुक गए। वह मोटा ठेले वाला कांप गया और डीएम की तरफ भयानक नजर से देखा। डीएम अनन्या सीधे रवि सिंह के सामने खड़ी हो गई। रवि ने रूखेपन से पूछा, क्या हुआ, क्या चाहिए? डीएम ने बिल्कुल शांत पर मजबूत आवाज में कहा, पैसा दो, नहीं तो सब्जी वापस रखो। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। ठेले वाला, पास की दुकान वाले, सभी की आंखें फटी रह गई। यह औरत पागल है क्या, सब सोच रहे थे। इसने अभी अभी रवि सिंह को ललकारा है। रवि सिंह को शायद किसी ने पहली बार पैसा दो कहा था। उसने एक पल के लिए डीएम को ऊपर से नीचे तक देखा।
जैसे कोई मच्छर देख रहा हो, उसने हंसकर कहा, तुझे पता भी है तो किससे बात कर रही है? जानती भी हो मैं कौन हूं? मेरे बाप का नाम सुना है? विधायक भम्मर सिंह डीएम ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए जवाब दिया। उनकी आवाज में ना डर था ना गुस्सा, बस एक साफ आदेश था, नहीं, और जानने में रुचि भी नहीं है। यह सुनना था कि रवि सिंह का खून खौल गया, उसके चेहरे पर लालिमा आ गई और चिल्लाते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत? रवि सिंह ने गुस्से में अपना अपना हाथ उठाया, जैसे डीएम को थप्पड़ मारने ही वाला था। तभी ठेले वाला चीख पड़ा, अरे दीदी छोड़ो ना, क्यों जान की मुसीबत मोल ले रही हो? रवि सिंह ने डीएम के बहुत नजदीक आकर अपनी आवाज धीमी पर खतरनाक कर ली और बोला, देख, अगर तू यहां से चुपचाप नहीं निकली तो मैं तुझे उठा ले जाऊंगा, फिर पता चलेगा कि मेरा बाप कौन है। डीएम अनन्या टस से मस नहीं हुई, उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वह पूरी तरह भयमुक्त थी और बोली, उठाओ, मैं यहां खड़ी हूं, उठाओ मुझे, और फिर देखना कि तुम्हें क्या सजा मिलती है। यह देखकर रवि सिंह और उसके गुंडे रुक गए। उन्हें इस औरत की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिससे वे हिल गए। ये डर नहीं रही थी, यह सचमुच कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखती थी। रवि सिंह ने एक सेकंड सोचा, इसे मारना ठीक नहीं होगा, अगर कल को कोई बखेड़ा हो गया तो। फिर वह गुस्से में सब्जी की थैली जमीन पर फेंककर गाड़ी में बैठा और गुंडों को लेकर तेजी से चला गया, और जाते जाते उसने डीएम को घूर कर देखा, जैसे कल इसका हिसाब लेगा। गांव वाले हैरान थे। सबने डीएम को इस तरह देखा जैसे उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया हो। ठेले वाला डरते डरते पूछा, दीदी आप ठीक हो? आपने ये क्या कर दिया? अब वह लोग आपको छोड़ेंगे नहीं मैडम, डीएम ने बोली। मैंने तो बस सच ही कहा है, इतना कि वे लोग तुम्हारा का हक का पैसा लौटा दें। इसके बाद वह कहीं, यह टमाटर लो और मेरे लिए पैक कर दो। वह समझ गई थी कि गांव वालों के दिल में अभी भी ईमानदारी जिंदा है, बस उसे जगाने के लिए एक चिंगारी चाहिए, और वह चिंगारी वह खुद बनेंगी। शाम ढल चुकी थी, पूरे गांव में अंधेरा छा गया था, वही भयानक सन्नाटा जो हर शाम रवि सिंह के आतंक के साथ गहरा हो जाता था। डीएम अनन्या द्विवेदी ने दिन भर गांव के चारों तरफ घूमकर माहौल को भांप लिया था। वह समझ गई कि दिन के उजाले में कोई उनसे बात नहीं करेगा। वह जिस छोटे से किराए के कमरे में ठहरी थी, एक पुरानी टीचर के घर में, वहां उन्होंने रात 10 बजे तक इंतजार किया। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर एक छोटा मगर पावरफुल रिकॉर्डर और कैमरा छिपा लिया था। उनके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उनकी बुद्धि और डीएम वाली पावर के। रात के लगभग 11 बजे वह चुपके से कमरे से बाहर निकली। उन्होंने अपने चेहरे पर एक पतला दुपट्टा लपेट लिया ताकि अंधेरे में भी उनकी पहचान ना हो पाए। उनका पहला निशाना था गांव की पुरानी चौपाल। ये वह जगह थी जहां कभी गांव के फैसले होते थे, पर अब यह सिर्फ टूटे फूटे कागजों का गोदाम बन गया था। उन्हें पता था कि विधायक ने जमीन के कागजात यहीं कहीं छिपाए होंगे, या फिर यहीं से सब काम शुरू किया होगा। चौपाल में घना अंधेरा था। डीएम ने अपने फोन की टॉर्च को सबसे कम रोशनी पर सेट किया और धीरे धीरे अंदर गई। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की महक थी। वह एक एक करके पुरानी अलमारियां टटोलने लगी। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटे संदूक के नीचे धूल की मोटी परत के पीछे कपड्डे में लिपटे हुए कुछ सरकारी कागज मिले। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह पक्का कुछ बद्दा सबूत था। उन्होंने कागजात खोले। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा जमीन के नक्शे, असली नक्शे जिन पर पुराने किसानों के नाम थे। रजिस्ट्री के पुराने पन्ने, इन पर साफ दिख रहा था कि कैसे किसानों को धमकाकर उनके अंगूठे लगवाए गए थे। फर्जी स्टैंप पेपर, सबसे बड़ी बात, उन्हें एक खास स्टैंप मिला जो सिर्फ तहसीलदार के दफ्तर में इस्तेमाल होता था। पर यहां क्यों था? और इसके साथ थे हजारों फर्जी दस्तावेज जिन पर नए नाम चढ़ाए गए थे। अरे बाप रे, यह तो बहुत बद्दी साजिश है, डीएम ने फुसफुसाया। विधायक ने सिर्फ गुंडागर्दी नहीं की है, बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम को अपने घर में बिठा लिया है। उन्होंने तुरंत अपने कैमरे से उन सभी कागजात की एनटीडी तस्वीरें ली और रिकॉर्डर में अपनी आवाज में सारी डिटेल्स रिकॉर्ड कर ली। यह सब उनकी बॉडी प्लानिंग का हिस्सा था। डीएम को पता था कि कागजात से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान का बयान। उन्होंने चौपाल से निकलकर गांव के सबसे पिछले हिस्से की तरफ रुख किया, जहां देहाती मजदूरों की छोटी
छोटी झोपड़ियां थी। वहां उन्हें एक मजदूर रमेश मिला जो रात के खाने के बाद बैठा था। डीएम ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। रमेश, मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। रमेश डर गया। कौन हो तुम? यहां रात में क्या कर रही हो? वो बोली, मेरा नाम सीता है। मैं शहर से आई हूं और मैंने सुना है कि विधायक ने तुम लोगों की बहुत जमीन हड्डियांच पी है। क्या तुम मुझे सच बताओगे? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। सच तो सब जानते हैं बहन जी, पर सच बोलने की हिम्मत कौन करे? उन्होंने मेरे बाप से हमारी 3 बीघा जमीन ले ली। कहा कि अगर मुंह खोला तो तेरे बच्चों को उठा लेंगे। यह सब बात सुनकर डीएम ने उसे भरोसा दिलाया। डरो मत, मैं रिकॉर्ड कर रही हूं। तुम्हारी आवाज तुम्हारे गांव को बचाएगी। रमेश ने फिर बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे तहसीलदार विधायक के घर रोज आता है और उसे चाय पर नाश्ता मिलता है। दारोगा जी, थानेदार को हर महीने विधायक की तरफ से लिफाफा रिश्वत मिलता है। जब कोई किसान शिकायत करने जाता है तो उसे थाने में 2-3 दिन भूखा रखा जाता है और फिर डराकर खाली कागज पर लिखवा लेते हैं कि मेरी शिकायत झूठी है। सबसे बड़ी बात जो रमेश ने बताई बहन जी, ये जो फर्जी कागजात बनते हैं ना, ये सब पुलिस स्टेशन के पीछे वाले कमरे में बनते हैं। विधायक का मुंशी रात में वहां आता है और दारोगा के साथ मिलकर काम करता है। यह सुनकर डीएम के मुंह से निकला तो पूरी टीम मिली हुई है। डीएम ने रमेश को चुप रहने के लिए कहा और वादा किया कि अगले 48 घंटों में सब ठीक हो जाएगा। यह बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। डीएम अब जानती थी कि उन्हें अब सिर्फ पुलिस स्टेशन की जांच करनी है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। डीएम अनन्या को वापस अपने कमरे की तरफ जाना था, पर उनका रास्ता भम्मर सिंह विधायक के बर्थडे घर के पास से गुजरता था। जैसे ही वह गली के कोने पर मुद्दी उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मोटरसाइकिल पर बैठा बीत पी रहा है। यह आदमी, जिसका नाम मुन्ना था, विधायक का भरोसेमंद गुंडा था। मुन्ना ने डीएम को देखा। एक अनजान औरत अकेली रात के 2 बजे। मुन्ना ने सोचा, यह शहर वाली औरत दिन में तो बहुत हेगधी दिखा रही थी, अब कहां जा रही है? मुन्ना की शक की सुई घूम गई। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और डीएम की तरफ आया और बोला, ओए लड़की रुक। डीएम अनन्या ने अपनी चाल धीमी की पर रुकी नहीं। उन्होंने अपने दिमाग में तेजी से एक नकली कहानी तैयार की। मुन्ना बाइक से उतरकर उनके सामने आया। कौन है तू? कहां से आई है? गांव में तेरा क्या काम है? डीएम ने घबराए हुए होने का नाटक किया। जी, मेरा नाम पारुल है। मैं बगल के गांव से आई हूं। मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है, उन्हीं को देखने आई थी। रात हो गई तो फंस गई। वो बोला, चाची कौन? चाची, इस गली में कोई चाची नहीं रहती। और यह क्या, तेरे कप डाड़े तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। इतनी रात को कोई चाची छी को देखने आती है क्या? मुन्ना ने धमकी भरे अंदाज में कहा। डीएम को पता था कि अब झूठ बोलना खतरनाक है। उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाया। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? मेरा घर पास में ही है, मुझे जाने दो। डीएम ने एक पल के लिए मुन्ना की तरफ आंखें तरेर कर देखा। ये वो डीएम वाली नजर थी जो उन्होंने हमेशा सरकारी मीटिंग में इस्तेमाल की थी। मुन्ना एक पल के लिए थोड़ा डर गया। उसे लगा कि शायद यह कोई गुस्सैल रिश्तेदार है जो सच बोल रही है। मुन्ना ने हार मानते हुए कहा, चल भाग जा, पर अगर तू कल यहां दिखी तो अच्छा नहीं होगा। और डीएम ने तेजी से वहां से कदम बढ़ाए। मुन्ना ने अपनी बाइक स्टार्ट की और धीमी रफ्तार से उनका पीछा करने लगा, ये देखने के लिए कि वह कहां जाती है। डीएम ने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह एक गली में मुड़ी, फिर एक छोटी दीवार के पीछे छिप गई। जैसे ही मुन्ना आगे निकला, डीएम चुपके से दूसरी तरफ निकल गई और अपने कमरे तक सुरक्षित पहुंच गई। उनके माथे पर पसीना था, पर वह खुश थी कि उनकी पहचान उजागर नहीं हुई। डीएम अब जानती थी कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता, एक्शन लेना होगा। अगले दिन सुबह गांव में थोड़ी चहल पहल थी। रवि सिंह पिछली रात डीएम की हैकड़ी भूल नहीं पाया था। उसका अहंकार बुरी तरह घायल हुआ था। वह मुन्ना से मिला। मुन्ना, उस शहर वाली औरत का क्या हुआ? मुन्ना ने बताया, बाबूजी, वह कल रात तो भाग गई, पर मुझे उस पर शक है। वह यहां किसी काम से आई है। रवि सिंह बबूला हो गया। मेरा नाम रवि सिंह है। कोई औरत मुझे चुनौती देकर बच नहीं सकती। ढूंढो उसे। उसे सबक सिखाना है। उसे गांव के बाहर ले जाओ और वहीं छोड़ आना ताकि वह कभी वापस आने की हिम्मत ना करे।
रवि ने अपने 4 सबसे भरोसेमंद गुंडों को डीएम को अपहरण करने का काम दिया। दोपहर का समय था। डीएम अनन्या अपनी गुप्त रिकॉर्डिंग और सबूतों को अपने निजी प्राइवेट फोन पर सुरक्षित कर रही थी, ताकि अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो सबूत दिल्ली तक पहुंच जाए। गुंडे डीएम के किराए वाले घर के पास घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही डीएम बाहर निकली, वह थोड़ा बाजार की तरफ जा रही थी। गुंडों ने उन्हें घेर लिया और बोला, चल, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, नहीं तो यहीं घसीट कर ले जाएंगे। एक गुंडे ने डीएम का हाथ पकड़ा। डीएम ने बिना डरे उसका हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाओ। तभी गांव के 2 जवान लड़के राजेश और सुनील, जो पास ही एक दुकान के पास बैठे थे, उन्होंने यह सब देखा। राजेश ने सुनील से कहा, अरे यह तो वही भाभी है ना, जिसने कल रवि सिंह को बाजार में ललकारा था, और यह लोग इन्हें कहां ले जा रहे हैं? ये दोनों लड़के बिना जाने कि डीएम कौन है, बस उस औरत की हिम्मत के कायल थे जिसने उनकी तरफ से आवाज उठाई थी। चल, हमें कुछ करना होगा। दोनों लड़के चुपके से पीछे से गए। राजेश ने एक गुंडे को धक्का दिया और सुनील ने दूसरे गुंडे के पैर में अपनी साइकिल फंसा दी। अचानक हुए इस हमले से गुंडे भौचक्के रह गए। भागो दीदी भागो, राजेश चिल्लाया। डीएम को मौका मिल गया। वह तेजी से भागी और एक भीड़ भरी गली में घुस गई। गुंडे राजेश और सुनील को धमकाने लगे। डीएम अनन्या द्विवेदी बाल बची थी। वह एक सुनसान जगह पर रुकी। उनकी सांस फूल रही थी, पर उनके चेहरे पर डर नहीं था। अब बस बहुत हो गया ड्रामा, अब यह खेल खत्म होगा। उन्होंने तुरंत अपने प्राइवेट फोन से जिला मुख्यालय को सिर्फ एक मैसेज भेजा, कल सुबह 8 बजे शिवपुर चौपाल, पूरी टीम तैयार रहे। यह मैसेज सीधा एसपी, पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर को भेजा गया था, जिन्हें पहले ही अनन्या ने कुछ खास इमरजेंसी कोड बता रखे थे। अगले दिन सुबह ठीक 8 बजे शिवपुर गांव की चौपाल के पास अजीब सी हलचल थी। 1-2 नहीं, बल्कि 40 से 50 सरकारी गाड़ियां तेजी से गांव में आ रही थी। सबसे आगे एक नीली बत्ती वाली एसपी की ऑफिशियल जीप थी। उसके पीछे मीडिया की वैन, नए तहसीलदार की गाड़ी और सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई बहुत बड़ा युद्ध होने वाला हो। विधायक भनवर सिंह और उसका बेटा रवि सिंह, जो अभी अपने आलीशान बंगले में नाश्ते के लिए उठ रहे थे, ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी भनवर सिंह ने अपने मुंशी से पूछा, ये क्या हो रहा है? जो मुंशी था वह यह सब देखकर कांप रहा था और बोला, मालिक, मुझे नहीं पता। इतनी पुलिस तो कभी किसी इलेक्शन में भी नहीं आई है। रवि सिंह को अचानक पिछली रात की बात याद आई। कहीं वह शहर वाली औरत तो नहीं है? तभी मुंशी बोला, वह कौन होती है जो इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दे? उसके बाद बाप बेटे अपने अपने गुंडों को साथ लेकर घबराए हुए चौपाल की तरफ गए। चौपाल का नजारा देखने लायक था। पुलिस ने पूरे इलाके को एक रस्सी से घेर लिया था। गांव के सैकड़ों लोग डर और उत्सुकता के मारे दूर खड़े थे। पुलिस अफसर, मीडिया कर्मी सब इंतजार कर रहे थे। मंच पर बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी थी। वह अब ना तो सादे सलवार सूट में थी, ना ही कल वाली डरी हुई पारुल। आज उन्होंने डीएम की ऑफिशियल सफेद हैंडलूम साड़ी पहनी थी, जो उनकी मजबूत शख्सियत को और भी ज्यादा दमदार बना रही थी। उनके कंधों पर सरकारी बैज चमक रहा था और उनकी आंखों में सरकारी पावर का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उनके पीछे एसपी, पुलिस अधीक्षक और जिले के बड़े बड़े अफसर सिर झुकाए खड़े थे, जैसे कोई सेनापति हो। विधायक भनवर सिंह और रवि सिंह वहां पहुंचे। भंवर सिंह ने गरज कर एसपी से पूछा, यह क्या तमाशा है? एसपी साहब, बिना मेरी इजाजत के मेरे गांव में इतना बड़ा फोर्स क्यों उतारा है? मैं विधायक। एसपी ने भनवर सिंह को देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें मंच पर खड़ी महिला पर टिकी थी। रवि सिंह ने जब उस महिला को देखा तो उसके मुंह से डर के मारे एक धीमी चीख निकली। यह तो वही औरत है। बाजार वाली भंवर सिंह और रवि सिंह की आंखें आश्चर्य और सदमे से खुली की खुली रह गई। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उनका सारा गुरूर, उनकी सारी दबंगई एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। डीएम अनन्या द्विवेदी ने माइक लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोला, शांत शिवपुर गांव के मेरे भाइयों और बहनों, आज आप लोगों को चुप रहने की जरूरत नहीं है। आज मेरी बारी है बोलने की। गांव में इतना सन्नाटा छा गया था कि किसी के दिल की धड़कन भी सुनी जा सकती थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे। ठेले वाला राम प्रसाद, दादा रमेश, मजदूर सब अक थे।
उनकी आंखों में अभी भी अविश्वास था। डीएम अनन्या द्विवेदी ने आवाज थोड़ी ऊंची की और उनकी आवाज में गर्जना थी जो हवा में गूंजती हुई विधायक के सीने पर चोट कर रही थी। मैं अनन्या द्विवेदी आपके जिले की डीएम हूं, वही डीएम जिसे आप लोग साहब कहकर बुलाते हैं, पर जिसने आप लोगों के दर्द को देखने के लिए सादे कपड़ों में आपके बीच 3 दिन बिताई है। इस एक लाइन ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। राम प्रसाद दादा वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखें भर आई। ये विश्वास करना मुश्किल था कि जिस बूढ़े आदमी ने डरते डरते बस स्टैंड पर एक ड्राइवर को अपनी बात बताई थी, उसी बूढ़े आदमी की बात पर जिले की सबसे बड़ी अफसर ने अपनी जान दांव पर लगा दी। डीएम ने विधायक और उसके बेटे की तरफ देखा। उनकी नजरों में अब एक डीएम की शक्ति थी। कल जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वह आज खत्म होगा। मैंने देखा कि विधायक भनवर सिंह और उसका बेटा रवि सिंह आप लोगों की जमीनों पर किस तरह जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मैंने देखा कि कैसे पुलिस स्टेशन इनका अड्डा बन चुका है। मैंने देखा कि आप सब किस तरह डर के साए में एक एक पल मौत की तरह जी रहे हैं। डीएम ने अपना गुस्सा जाहिर किया और बोला, मुझे शर्म आती है इस झिल्ले के प्रशासन पर। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि मैंने कल रात गांव की चौपाल से फर्जी कागजात बरामद किए हैं। मैंने मजदूरों से बात की है और मैंने खुद देखा कि कैसे इस विधायक के बेटे ने बाजार में एक गरीब ठेले वाले को सरेआम लूटा, और जब मैंने विरोध किया तो इन लोगों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। रवि सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भनवर सिंह के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। डीएम ने मुड़कर एसपी को आदेश दिया। उनका लहजा अब सख्त हो गया था। किसी भी तरह की नरमी का कोई निशान नहीं था। उनकी आवाज कमांडिंग थी, एक ऐसी आवाज जो सीधे नियम कानून को लागू करती थी। एएसपी साहब, यह रहे सबूत। मेरे पास फर्जी कागजात की तस्वीरें, मजदूरों के बयान की रिकॉर्डिंग और पूरी साजिश के पुख्ता प्रूफ हैं। कोई भी वकील इन्हें झूठा साबित नहीं कर सकता। सबसे पहले विधायक के इस मुंशी को हिरासत में लिया जाए जिसने जमीनों के फर्जी कागजात बनाए हैं। एसपी ने तुरंत सैल्यूट किया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक रूटीन गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साफ सफाई थी। पुलिस ने तुरंत मुंशी को दबोच लिया। मुंशी चीखने लगा, साहब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे विधायक ने धमकाया था। पर उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। डीएम ने मंच से ही दारोगा को आवाज दी, जिसकी आवाज कल तक गांव वालों पर गरजती थी, जिसकी वर्दी का रब लोगों के दिल में डर भर देता था। ओए थानेदार, जहां हो सामने आओ। डर के मारे दारोगा कांपते हुए भीड़ में से बाहर निकला। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना और डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें नीचे झुकी थी, जैसे वह जमीन में समा जाना चाहता हो। उसे पता था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है और विधायक उसका साथ देने वाला नहीं था। डीएम ने सीधा और अंतिम आदेश दिया। उनकी उंगली सीधे विधायक और उसके बेटे की तरफ इशारा कर रही थी। विधायक भनवर सिंह और रवि सिंह को फौरन गिरफ्तार करो। इन पर जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज बनाने और किडनैपिंग की कोशिश का मुकदमा चलेगा। विधायक की सरकारी सुविधाओं को अभी रद्द किया जाता है। इसे हथकड्डी पहनाई जाए। विधायक भनवर सिंह का चेहरा लाल हो गया। यह उसका गांव था, यह उसकी सत्ता थी। वह अपने ऊपर लगे इल्जाम पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, डीएम साहिबा, आप मेरी पॉलिटिकल पावर जानती नहीं है। मैं तुम्हें कल ही दिल्ली से हटवा दूंगा। मेरा पहुंच बहुत ऊपर तक है। डीएम ने उसे बीच में ही रोक दिया। उनकी आंखें विधायक की आंखों में खड़ी थी। बस अब तुम्हारी कोई पावर नहीं चलेगी। अब सिर्फ कानून की पावर चलेगी। तुमने एक डीएम पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब भुगत। पुलिस ने तुरंत विधायक और उसके बेटे को हथकड्डी पहनाने लगी। रवि सिंह रो रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, पापा मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाऊंगा। पर आज कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। पुलिस ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। गांव वाले पत्थर की तरह खड़े थे। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। गांव के लोग पहली बार डर के बिना मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने अत्याचारियों को हथकड़ियों में जाते देखा। यह दृश्य उनके लिए 10 साल की गुलामी से आजादी का सबसे बड़ा सबूत था। डीएम ने फिर माइक लिया और आखिरी फैसला सुनाया, जो पूरे प्रशासन के लिए एक सबक था। इस थाने के पूरे स्टाफ को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और तहसीलदार को भी
इन सब के खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। यह सब विधायक के साथ मिले हुए थे। और सुनिए, आज से इस गांव की जमीनों की माप मेजरमेंट दोबारा होगी नहीं। तहसीलदार की निगरानी में सारे फर्जी कागजात खारिज किए जाते हैं। हर उस किसान को उसकी जमीन वापस मिलेगी जिसे लूटा गया है। डीएम ने अंत में गांव की महिलाओं और बच्चों को देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं आपसे वादा करती हूं कि अब शिवपुर में डर नहीं, बल्कि अमन, चैन और कानून का राज चलेगा। जाओ और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। पूरे गांव में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह सिर्फ जमीन वापस मिलने की खुशी नहीं थी, यह आजादी की खुशी थी। जय गुरुदेव।